नमस्ते दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें हमने फार्मूला देखा था कि ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो अब इसको इसके साथ ये इसमें एक और एन इस तरह से एन कैप लिखते थे जो कि एक डायरेक्शन को डिनोट करता था। इस दोनों वेक्टर का अगर रिजल्टेंट किसी अगर सी वेक्टर को मानते हैं तो इसका क्या डायरेक्शन होगा ये फाइंड आउट होता था इससे। और इसके लिए रूल यूज करते थे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे। इसको कैसे यूज करते थे कि अगर ये कोई वेक्टर ए है और वेक्टर कोई बी है तो ए से बी के तरफ जाएंगे, ए से बी के तरफ जाएंगे तो ए से बी तरफ जाएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो ये हमारे तरफ आएगा, तो इसको डॉट से डिनोट करते थे। और सेम अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो ये क्लॉकवाइज आएगा। तो बी क्रॉस ए करने से ये क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज आने पे क्या होता था कि ये क्रॉस में जाएगा, ये इनटू द पेज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब एक और था कि आई जे और के फॉर्म में अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है तो इसको इस तरीके से बनाए थे कि यहाँ आई ले लेंगे, यहाँ के ले लेंगे, यहाँ जे ले लेंगे और यहाँ से अगर क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज अगर इधर से जा रहे हैं तो निगेटिव। यहाँ तक समझ लिए थे। अब क्या हमको जानना है, आगे जानना है कि अगर सपोज कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर सपोज कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है जो इस तरह से लिखा हुआ है a1 i1 प्लस b1 j प्लस c1 k और b वेक्टर लिखा हुआ है a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k। इस तरीके से भी वेक्टर मिल सकता है हमको। तो इस तरह से वेक्टर जो मिल जाता है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो जनरल तरीका बताया था उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो क्या है ना, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। उसमें कैसे करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। सिंस यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आई क्रॉस आई कितना होगा, आई तो होगा लेकिन एंगल कितना है इस दोनों के बीच में, साइन थीटा 0। ये टोटल वैल्यू हमारा 0 दे देगा। तो इसलिए आई सेम जैसे ये आई का ये टर्म हमेशा 0 देगा, जे का ये टर्म हमेशा 0 देगा, के का ये टर्म हमेशा 0 देगा। बट इसका क्रॉस वाला हमेशा एक वैल्यू देगा। ठीक है, प्लस उसका डायरेक्शन भी माइंड ये याद रखना है और सही से उसको डिनोट करना है। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए एक डिटर्मिनांट फॉर्म से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटर्मिनांट क्या होता है ये आप डिटेल में पढ़ोगे जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे, बट मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स और एरे ये दो तरीके सिमिलर होता है लगभग। तो एरे में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का कोई बाउंड नहीं है कि कितना होना है। बट डिटर्मिनेंट में क्या है, जितना रो होगा उतना ही आपको कॉलम भी रहेगा। तब इसी का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं अभी मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इसके बाद एक एग्जांपल लेकर के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक ऐसे करके डिटर्मिनेंट लिख दिए। फर्स्ट रो में लिखेंगे आई जे के। ठीक है, और ए क्रॉस बी है तो पहला जो वेक्टर है इसका जो भी आई जे के का कोफिशिएंट है, आई जे के का कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1। a1 g1 c1 को किस में करेंगे, ये हुआ फर्स्ट रो। तो इसको सेकंड रो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a1 b1 c1। और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर का क्या था, आई जे के का कोफिशिएंट, आई जे का कोफिशिएंट था b2 c2 b2 a2 b2 c2। तो लिखेंगे a2
B2 और C2, ठीक है, लिख दिए। अब डिटर्मिनेंट जब अगर जो पढ़ लिया है उसके लिए तो बहुत ईजी है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या है, हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक रो के अलोंग या एक किसी कॉलम के अलोंग इस पूरे को एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे मैं इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे, 2 ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, यहाँ 2 ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ जे करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ फिर के लिखेंगे, बगल में फिर ब्रैकेट कर देंगे। अगर यहाँ 3 रो है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड वाले में माइनस है, अगर और नेक्स्ट रो रहता तो क्या करते, यहाँ एक और माइनस आता, अल्टरनेट में प्लस माइनस होते रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या किए, आई लिख दिए, जे लिख दिए, के लिख दिए, ठीक है। अब आई में क्या लिखेंगे, तो आई को पकड़े तो इस रो का इसको स्किप करेंगे और इसको भूल जाएंगे कि ये दोनों टर्म है, ये इस रो को भूल जाएंगे, इस कॉलम को भूल जाएंगे और इस दोनों को मिला करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, B1 इंटू C2, B1 इंटू C2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, B1 इंटू C2 मल्टीप्लाई करके माइनस लिख के B2 और C1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो B2 C1 मल्टीप्लाई किया, हो गया, आई का टर्म हो गया। उसी तरीके से क्या करेंगे, अब जे के अलोंग किए थे, जे के अलोंग अब एक्सपेंड करेंगे, तो जे के अलोंग में क्या करेंगे, इस रो को भूल जाएंगे और इसको भी भूल जाएंगे। अब ये बच गया और ये बच गया, तो यहाँ से A1 C2 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे A1 C2 माइनस A2 C1, जे का भी लिख दिए। अब के का लिखेंगे तो इसको भूल जाएंगे और इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, स्किप करेंगे। अब इस दोनों के हेल्प से लिखेंगे, तो इस दोनों के हेल्प से क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ से इसको बैक करने के चक्कर में ये भी चला गया, इसको फिर से लिख लेंगे, तो इसको करते हैं B1 C2 माइनस B2 C1। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिल गया हमको आई जे के फॉर्म में मिल गया, आई जे के फॉर्म में क्या क्या मिल गया अब देखेंगे। तो B1 C2 माइनस B2 C1, इसके बाद अब इसको चाहेंगे तो इस माइनस को अंदर ले जा करके रिसिप्रोकेट कर देता हूँ मैं, सब पॉजिटिव में रहेगा। तो लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1, ये आई कंपोनेंट। अब इस माइनस को मैं प्लस के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इधर चला जाएगा, तो ये माइनस वाला पहले आ जाएगा, A2 C1 माइनस A1 C2 जे कंपोनेंट प्लस के कंपोनेंट तो सेम रहेगा, A1 B2 माइनस A2 B1 के कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, A2 C1 माइनस A1 C2, जे के साथ है, प्लस के साथ क्या है, A1 B2 माइनस B2 A1। अगर इस डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म से अगर कोई नहीं करता और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके जब सॉल्व करते तो उस समय भी हमको रिजल्टेंट यही आएगा, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो 1-2 बार ट्राई करने से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको हम सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या लेते हैं, एक ए वेक्टर है जिसका वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस के, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी का है i माइनस j प्लस के, ठीक है। ये 2 वेक्टर है, तो इसको हमको निकालना है a क्रॉस बी निकालेंगे। इसका सीक्वेंस हमेशा मेंटेन करना है, अगर a पहले लिखे हैं तो सेकेंड रो में a का कॉम्पोनेंट डालेंगे, और अगर इसका सीक्वेंस अगर रिवर्स रहेगा तो उस तरह से डालेंगे। बट ये फायदा जो है आई जे के ये हमेशा कांस्टेंट रखें, सेम रखेंगे, ठीक है। तो आई में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 1 रखेंगे, के का कोफिशिएंट लिख दिए, जे का एक आई का लिख दिए। बी वेक्टर लिखेंगे थर्ड रो में, तो इसमें 1 कंपोनेंट है, कोफिशिएंट है, इसमें -1 है और इसमें 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व क्या करेंगे, उसमें चूंकि वेरिएबल था तो सारे वेरिएबल को लिखना पड़ रहा था, बट यहाँ क्या है नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे।
तो यहाँ आई बॉक्स बनाएंगे माइनस प्लस के, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आई को है तो इसको जब कंसीडर करेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा, मतलब डिस्कार्ड कर देना है। 3:1, 3 × 1 3 और 1 × 1 1 हो जाएगा, बट वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ऐसे लिख दिया प्लस। सेकंड में आई जे में जाएंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो 2 × 1 तो 2 हो गया, माइनस 1 × 1 1 हो गया। के में जाएंगे तो के में इसको छोड़ देंगे, तो इस दोनों को यूज करेंगे तो क्या होगा, 2 × -2 माइनस 1 × 3 3 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करने तो 1 नहीं, तो ये हो जाएगा 4i, यहाँ से आ जाएगा -2 -j, यहाँ से आ जाएगा -5k। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, 4i/j5 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया A क्रॉस B, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही था। अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर ठीक है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, इसको मैं अगर सी वेक्टर मांग लेता हूँ, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर को मान के चलिए एक फ्रेश वेक्टर हमको मिल गया, तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 4i - j - 5k, ठीक है। अब इस वेक्टर के अलग हमें एक यूनिट वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो बताए थे कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर अगर पता करना है हमको किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या बताए थे, कि जो वेक्टर निकालना है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, ठीक है। जो वेक्टर निकालना है, जो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय उसका जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, डायरेक्शन तो यही रह जाएगा, मैग्नीट्यूड जो भी रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से ओनली डिवाइड करें तो मैग्नीट्यूड उसका 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, अगर सी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखना है तो 4i - j - 5k लिख दिए, ठीक है। अब इसका जब किसी भी वेक्टर अगर i b j प्लस c के इस तरह से रहता है, अगर इसका हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना रहता है ओनली, तो a² + b² + c² करके ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसमें सेम करेंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना मिलेगा, इसको तो ये कितना होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 4i - j - 5k। अब इसको जब देखेंगे तो 16 + 1 + 25, तो कितना हो गया ये जो इसका वैल्यू 7, तो ये 42 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जब इसका वैल्यू लिखेंगे, सी का यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो 4i/j 5k हो गया, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 42। ये हो गया हमारा एक यूनिट वेक्टर अलोंग सी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ सीख लिया। पहले क्या सीखा कि किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है अगर वो इस तरह से लिख के दिया हो, ठीक है। अगर i/j/k के फॉर्म में अगर कोई भी वेक्टर लिखा हुआ हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। और अगर ओनली मैग्नीट्यूड दे दिया होता, मान के चलो ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दे दिया होता, तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके साइन थीटा लगा देते, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल था उसका साइन एंगल, और एंगल डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाते। यहाँ पे क्या है, अगर डायरेक्ट हमको कार्टेशियन फॉर्म में या ये i/j/k के फॉर्म में दे दिया तो हमें यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाने की नीड नहीं है। यहाँ वेक्टर के तरीके से सॉल्व करेंगे तो ईजिली हमें i/j/k के फॉर्म में निकल जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर का लगभग मैं सारी बातें बता दिया। अब कुछ पॉइंट है जो कि एक नोट्स के तौर में लिख लेना है, जो कि मैं नोट करके लाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ वहीं से डायरेक्ट लिखा देता हूँ। हाँ,
तो बार बार नोट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं तो लिख के लाया ही हूँ, इसको मैं दूसरे कलर से बताता हूँ। तो क्या है प्रेशर? प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि प्रेशर में ओनली क्या है, प्रेशर का ओनली मैग्नीट्यूड आता है, इसमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया जाता है कोई भी प्रेशर के, इसीलिए प्रेशर को हम स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्या है, सेंस एसोसिएटेड विथ इट प्रेशर एक्ट इन द ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड। अगर किसी फ्लूइड में अगर कोई प्रेशर आ रहा है तो ये हर डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए प्रेशर को अलग रखते हैं। किससे? प्रेशर को अलग रखते हैं, मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, वेक्टर नहीं है ये। ठीक है सर, उसी तरह से एक सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन ऑल्सो एक, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस का क्या है, स्ट्रेस एक यूनिट क्वांटिटी है, स्ट्रेस इज नाइदर ए स्केलर नॉर ए वेक्टर, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इसको टेंसर क्वांटिटी, ये स्केलर का भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता और ये वेक्टर का भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉलो करने के लिए क्या बताए थे, टू क्वालिफाई एज ए वेक्टर ए फिजिकल क्वांटिटी मस्ट नॉट ओनली पोजेस ए मैग्नीट्यूड ए डायरेक्शन। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहने के लिए ऐसा नहीं है कि ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने से उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे, उसको एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले ही बताए थे जब फर्स्ट वीडियो बनाए थे, तो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बताने के लिए या वेक्टर अनाउंस करने के लिए उसमें ओनली मैग्नीट्यूड और ओनली डायरेक्शन कहने से नहीं होगा, पैरेलल में उसको क्या है, एक और वेक्टर का जो एडिशन का जो लॉ बताए थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं करंट का एग्जांपल लेकर के उसमें बताया था, अगर आप लोग भूल गए हो तो उस वीडियो को फिर से देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कर्ल योर फिंगर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ए स्मॉलर एंगल। ये तो बताया था कि ए और बी का वेक्टर निकालने हैं तो राइट हैंड थंब रूल का स्मॉलर एंगल के थ्रू से हम उसका फिंगर को कर्ल करेंगे। अभी बताया, इफ़ इट इज क्लॉकवाइज देन ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी एंड अवे फ्रॉम यू। अगर क्लॉकवाइज हुआ, अगर क्लॉकवाइज ऐसे हुआ तो जैसे स्क्रू है, ठीक है, अब किसी स्क्रू को जब टाइट करते हो ऐसे ऐसे जैसे करेंगे तो ये क्या है ना, आपसे दूर जाता चलेगा जाएगा। और सपोज अगर इसी पेन पे अगर मैं इस तरह से स्क्रू कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये पेन अंदर चला जाएगा, इस टैब के अंदर चला जाएगा, तो उसको हम क्रॉस की डायरेक्शन से नोट करते हैं। और अगर आपको इसको याद करने में दिक्कत हो रही है कि दूर जाने में क्रॉस कैसे मान कर चलेंगे, तो किसी भी ट्रेन में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, कोई अगर ट्रेन का लास्ट बॉगी देखोगे तो ट्रेन के लास्ट बॉगी में ऐसे करके क्रॉस दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब ट्रेन के लैंग्वेज में होता है कि इसके बाद कोई बॉगी नहीं है। ठीक है, बट हम इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, अगर ये क्रॉस हमको है तो ये ट्रेन हमसे दूर जा रही है, मीन्स ट्रेन हमसे दूर जा रही है तभी हमको ये दिखेगा। और सामने से वाले को कैसे याद रखेंगे, इस सामने वाले को कैसे याद रखेंगे, सामने वाले को याद रखने के लिए कि ट्रेन के जहाँ ड्राइवर मतलब सपोज आगे साइड रहेंगे तो आगे साइड में वहाँ से लाइट जलती है, तो अगर लगेगा कि लाइट अपने तरफ फोकस कर रही है तो इसको हम डॉट की तरह से दिखाएंगे। इसका कोई समझने के लिए, याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताया। ठीक है, हाँ, तो क्या था कि अगर इफ़ इट इज क्लॉकवाइज देन ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ए एंड बी एंड अवे फ्रॉम यू, मतलब आपसे दूर जा रहा है ये क्रॉस, ट्रेन दूर जा रही है तो हमको उसके सबसे लास्ट बॉगी पे क्रॉस लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, उसी का उल्टा क्या है, इफ़ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा तब क्या है ये, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा तो किसी भी स्क्रू को अगर एंटी क्लॉकवाइज रिमूव करोगे तो क्या है ना, वापस निकल के आपके तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड इट इज टुवार्ड्स यू। ठीक है, इस तरीके से अगर ए क्रॉस बी निकाले, एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये डॉट जाएगा, आपके तरफ आएगा, और ये क्लॉकवाइज गया तो ये एक क्रॉस है, हाँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये आपके तरफ आएगा, और क्लॉकवाइज है
तो ये आपके तरफ जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज में आपसे दूर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपकी तरफ आएगा, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कैसा है, फ्रेश पेज बना देता हूँ। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं कि जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं इसको, A डॉट B, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा और ये वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर जब लास्ट में डॉट होगा, क्योंकि ब्रैकेट का फंक्शन पहले करेंगे, तो यहाँ से एक डॉट एक वेक्टर निकलेगा, सपोज Z वेक्टर निकला, और इसको अगर A से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो क्या बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे कैसे, तो इसको सॉल्व, इसका मतलब ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर A B क्रॉस है तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इस ब्रैकेट में दो है, B है और C है, दोनों में से किसी एक को पहले पकड़ेंगे, तो C लिख दिए, और इसके बगल में क्या बच गया, जब C को वहाँ लिख दिए तो बाकी क्या बच गया, A और B बच गया, तो A और B को क्रॉस लिख देंगे, A और B को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B को डॉट लिख देंगे और C को क्रॉस लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या रह गया, इस चैप्टर में लगभग सारी चीज़ें मैं बता दिया। कुछ क्वेश्चन है जो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। और इस तरह से हमारा वेक्टर का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसको बाद में बता दूंगा, या नहीं तो मुझे भी अगर याद आया मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या आपको पढ़ाना था और क्या क्या मैं पढ़ा दिया और क्या मिस हुआ है। इसके बाद हम फिर से उसको एक बार फिर से हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। हो सके तो काइनेमेटिक्स से पहले कुछ मैथमेटिक्स टूल्स हमको चाहिए होगा जो कि फिजिक्स को समझने में ज़रूरत पड़े, जैसे लॉग हो गया, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो गया, या फिर कुछ ग्राफ्स हो गए, और कुछ फंक्शन एंड रिलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन का लिमिट वगैरह सब, तो ये सब कुछ पढ़ना होगा। तो हो सकता है काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम पहले उसको देख लेंगे, इसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।